नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित एकांकी विष कन्या, जिसके प्रथम अंक में हमने देखा कि चंद्रविजय जो कि विजित राजा है, उस विजित क्षेत्र के शयन कक्ष में शयन के लिए रुकता है। आगे हम देखते हैं कि चंद्रविजय जैसे ही उस शयन कक्ष में सोता है तो उसे भी किसी का श्वास लेने की आवाज़ सुनाई देती है और वह यह प्रश्न करता है, कौन हो तुम? वह उधर उधर देखता है, बार बार पुकारता है, सैया छोड़कर भूमि पर आ जाता है। प्रहरी दूर खड़े होते हैं, वह सोचता है प्रहरियों का ये श्वास नहीं है। अंत में वह सैया के नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ उसे एक आकृति दिखाई देती है और वह उससे कहता है कि तुम बाहर आओ, मैं इतनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम अब तक बाहर क्यों ना आई? इतने में जब बाहर आके वह देखता है तो एक सुंदर रमणीय स्त्री थी और उसने उनसे कहा कि पहले आप ये द्वार ढक दीजिए। चंद्रविजय द्वारा द्वार को ढक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अपराजिता उस हमारे नए पात्र का नाम है, जो कि विष कन्या के रूप में इस एकांकी में है। वह बताती है कि मैं भी राजकुल की रमणी हूँ, अपनी बात भीड़ में अनावृत नहीं कर सकती। चंद्रविजय उसे इस प्रकार की आज्ञा दे देता है। वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि मेरा नाम अपराजिता है। पिता के साथ पराजित हो जाने पर नाम की सारी महिमा मेरी खत्म हो जाती है और जोशी की गणना मेरे ऊपर क्यों न संदेह कि उन्होंने मेरा कैसा नाम रख दिया, यानी जो कभी पराजित न हो, अपराजिता, लेकिन मैं पराजित हो गई। चंद्रविजय कहता है, कोई चिंता ना करो, तुम अभी अविवाहित जान पड़ती हो। इतना कहने पर अपराजिता का सिर नीचे की ओर झुक जाता है। चंद्रविजय उनसे उनके पिताजी और परिवार के बारे में पूछते हैं कि वो लोग कैसे, कहाँ चले गए, किस प्रकार चले गए। अपराजिता द्वारा उन्हें बता दिया जाता है कि वो लोग सभी रस्सी के सहारे दुर्ग की दीवार के सहारे नीचे उतर कर चले गए, लेकिन मैं डरे स्वभाव होने के कारण ना जा सकी और मैं यहीं रह गई और यह शयन कक्ष भी मेरा ही है। चंद्रविजय उसे आश्वस्त करता है कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है। घोर दुख की कालिमा में हमें बड़ा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अपने मान सुख को यहाँ सुरक्षित समझो। तुम्हारे पिता के साथ मेरी शत्रुता हो सकती है, तुम्हारे साथ उसके होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। चंद्रविजय को अपराजिता बताती है कि मेरे माता पिता काफ़ी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रस्सी के सहारे आ जाओ और रस्सी के सहारे जब रस्सी टूट गई तो तुम उससे कूद जाओ, लेकिन मुझे मेरे प्राण प्यारे थे, इसलिए मैं नहीं कूद सकी और मैं यहीं रह गई। और वह चंद्रविजय और अपराजिता दोनों वार्तालाप करते हैं। इसी बीच अपराजिता रोने लगती है। चंद्रविजय कहता है, मुझे तो तुम्हारे रोने का कोई कारण नहीं दिखाई देता, कदाचित माता पिता का विछोह तुम्हारा रोने का कारण हो सकता है। वह कह रही है कि मैं आज तक अपने माता पिता से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं हुई, लेकिन इन परिस्थितियों से मुझे विलग होना पड़ा। इस तरीके से अपराजिता और चंद्रविजय दोनों ही वार्तालाप करते हैं। बाहर से कोई धीरे धीरे द्वार खटखटाता है। अपराजिता फिर सैया के नीचे छपने को बैठती है। चंद्रविजय, नहीं, हमें क्यों किसी का भय हो। अपराजिता एक कोने में खड़ी हो जाती है। फिर कोई द्वार आकर खटखटाता है। चंद्रविजय, कौन हो तुम? सैनिक। महाराज, अपराध क्षमा हो, बेला हो चुकी है, मैं संध्या के लिए दीपक के लिए प्रकाश लेकर आया हूँ। दोनों सेनापतियों ने आपके लिए माथा नवाया है। चंद्रविजय, ठहरो प्रहरी,
इस नवीन अधिकृत दुर्ग में बड़े विश्वास के साथ मुक्त द्वार होकर सो जाना बुद्धिमानी नहीं है। मैं खोलता हूँ उसे। लाओ मुझे दीपक दे दो। दीपक लेकर अपराजिता की ओर बढ़ाता है और लो। जैसे ही अपराजिता उन दीपकों को लेकर आगे बढ़ती है तो उनकी लो देखकर चंद्रविजय कहता है, ये संध्या कितनी मधुर हो उठी है। मेरे और तुम्हारे प्रथम स्पर्श के बीच में कैसी पवित्र कांति से ये दीपक प्रज्वलित हो उठा है। इस तरीके से चंद्रविजय अपराजिता की ओर प्यार की तरह से उन्मुख होने लगता है और वह मनी मन उसे प्यार करने की मनी मन इस स्थिति पर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि वह उससे प्रेम करने लगा है। वह अपराजिता के सौंदर्य और रूप पर मोहित हो जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रेम का निमंत्रण और स्नेह निमंत्रण उसे देने का प्रयत्न करता है। अपराजिता भी इस चीज को समझ जाती है और अपराजिता कक्ष के दीपक को जलाकर उस दीपक को भी दीपाधार पर रख देती है। अपराजिता कहती है, क्या तुम मुझे मेरे पिताजी के पास पहुंचा दोगे? उधर वे मेरे लिए चिंतित और इधर मैं उनके लिए व्याकुल। चंद्रविजय कहता है, हमारी दृष्टि के आगे के वे सभी पदांग मिटाते चले गए। यह कैसा असंभव कर्तव्य तुमने मेरे आगे रख दिया। मैं कहा तुम्हें उनके पास पहुंचा दूं। तुम्हें विधाता के इस प्रबंध का विश्वास करना चाहिए। हमारे अनुराग तुम्हारे किसी भी अपने के विराग का कारण नहीं होगा। अपराजिता फिर रोने लगती है। चंद्रविजय, तुमने भोजन नहीं किया होगा और मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। सैनिक को भेजकर अभी मंगा दूंगा। लेकिन अपराजिता मना कर देती है। अपराजिता और चंद्रविजय आपसी संवाद करते रहते हैं और इसी दौरान चंद्रविजय अपराजिता से पूछता है कि यह प्रकोष्ठ किसका है। अपराजिता कहती है, महाराज ये प्रकोष्ठ मेरा ही है। उनके स्नेह की अकेली अधिकारिणी मैं ही थी और ये उनका राज्य और संपदा भी मेरी ही थी। उनकी यह पराजय केवल दिखावे की है। लौट फिर कर यह राज फिर तुम्हारे ही अधिकार में आ जाएगा। इतना ही नहीं, साथ में मेरा राज्य भी तो। अपराजिता कहती है, नहीं महाराज। क्यों, क्या उनका विचार तुम्हें इस राज का सिंहासन सौंपकर सिर्फ कुमारी ही रखने का है? बलिहारी इस नायगी, अपने हृदय के सिंहासन को शून्य और रिक्त रखकर तुम किस सिंहासन की पूर्ति न कर सकोगी। इस तरीके से चंद्रविजय और अपराजिता चर्चा करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रविजय द्वारा अपराजिता को विवाह निमंत्रण दे दिया जाता है। अपराजिता, यह कन्या की दुशीलता होगी। मुझे माता पिता की खोज के लिए छोड़ दीजिए। चंद्रविजय कहता है कि मैं कहाँ आपको बंदी बनाए हुए हूँ, मैं तो खुद इस कक्ष में बंदी बन गया हूँ। इस तरीके से वह अपने प्रेम का इजहार भी करता है। चंद्रविजय कहता है, हाँ दूंगा। और अपराजिता जो वचन मांगती है उसके लिए वह हाँ भर देता है। अपराजिता कहती है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ऐसी क्या आवश्यकता है कि मैं तुम्हें अपने हृदय की अधिष्ठात्री बनाकर अपने सब कुछ तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। चंद्रविजय, जब तुम अपनी सारी सत्ता मेरे चरणों पर रख दी तो तुम्हें क्या अपनी ठोकर बनाता? नहीं नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हारे हृदय का हार बनाने के अतिरिक्त यह कोई दूसरा मार्ग नहीं। अपराजिता, राजा आपके ये वचन। चंद्रविजय, कर्म के साथ इनकी संधि के लिए दीपक साक्षी है। तुम्हें पाकर कृत हो गया। मैं ज्ञात न था ब्रजकूट के बीच में मुझे तुम्हारे समान कुसुम कोमलांग प्राप्त हो जाएगी। इस सैया में विश्राम करो। तुम्हारे लिए अब मेरी वाणी साधिकार हो गई है। तुम उसी की अवमानना नहीं कर सकोगी। इस तरीके से उसे सैया पर बिठा देता है। दोनों के बीच में संवाद चलता रहता है और इसके शेष भाग का अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।